लाल जी, कैसे आप देखते हैं बीजेपी 370 अब तीन एक्चुअली लोकसभा चुनाव में उससे पहले राम मंदिर का उद्घाटन उसका एक मसला ये भी था और इस मामले को काफी आगे तक लेके गए, लेकिन राम मंदिर का मामला आगे नहीं बढ़ पाया, चुनाव में उससे फायदा नहीं हो पाया। अब 370 लेके आए हैं, क्या लगता है इससे फायदा होगा? और जब राहुल गांधी इसी वक्त संविधान की बात छेड़ते हैं और साफ साफ कहते हैं कि हमने संविधान को सिर माथे पे लगवा दिया, तो इससे तो परिस्थितियां अलग ही बदलती हुई नजर आती हैं। राहुल लाल जी, मामले को भारतीय जनता पार्टी जितना जोर शोर से उठा रही है, वो 370 अब बीजेपी को ही महंगा पड़ता हुआ दिख रहा है। राजीव जी, वो स्थितियां था ना, जितना राम मंदिर के मामले को उठा रहे थे और राम मंदिर के मामले में बीजेपी फंस रही थी। 370 के मामले को जब वो उठाते हैं तो सवाल ये पूछा जाता है कि आखिर 370 कोई आज तो बदला नहीं है भाई। 5 अगस्त 2019 370 के हटे हुए अब 5 साल हो चुके हैं। तो ऐसे स्थितियों में 370 के हटने के मायने क्या है? क्या जो वादे किए गए थे 370 हटने के बाद वो विकास क्या हो पाया वहां पे? अगर वो विकास हो पाया तो फिर अभी मैं एक नेशनल टीवी चैनल पे था, वहां पे कुछ तमाम यही डिबेट चल रहा था राजीव जी कि 370 को लेके। लेकिन जब मैंने ये सवाल खड़ा किया बीजेपी प्रवक्ता के सामने में कि भाई 370 से इतना ज्यादा विकास आपने कर दिया, आपने दावे पूरे कर दिए, तो फिर कश्मीर घाटी में आप उम्मीदवार खड़ा करने में सक्षम क्यों नहीं हो पाए? तो वो कह रहे थे कि रणनीति का हिस्सा है। रणनीति का हिस्सा क्या? जमानत जब्त हो जाते हैं, आप दूसरे पार्टियों के ऊपर हमला करते हैं जमानत जब्त पार्टी का। तो मामला यही है राजीव जी, दुनिया जान रही है कि चाहे आतंकवाद का मामला, नोटबंदी के समय भी इन्होंने कहा था कि पत्थरबाजी बंद हो जाएगी, वहां तमाम सुरक्षा की स्थितियां बन जाएंगी, वो चीजें नहीं हुई। अभी भी जो है कि जम्मू कश्मीर में अगर आप 5 साल बाद आप चुनाव करा रहे हैं, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, ये कितनी दुखद स्थिति है। पूर्ण राज्य का दर्जा का जो मांग है वो बिल्कुल एक वैधानिक मांग है। और राहुल गांधी बहुत मजबूती से ये चीज कह रहे हैं कि पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि भाई एक पूर्ण राज्य वाले विशिष्ट राज्य को आप तोड़ते हैं और उसको 2 यूनियन टेरिटरी में बदल देते हैं। तो वो मामला इनका नहीं चलने वाला। देखिए, संविधान का जो मामला हमें लग रहा है कि राजीव जी, आज राहुल गांधी ने जो बातें प्रयागराज में कही है वो बहुत ही ऐतिहासिक है। उनके स्पीच को मैं हिस्टोरिकल स्पीच मानता हूं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मोची से वो पूरी यात्रा उन्होंने शुरू की और जो उन्होंने बताया कि भारतीय समाज की स्थिति क्या है, यहां पे स्किल डेवलपमेंट की हम लोग बातें करते हैं लेकिन स्किल को सम्मान नहीं मिलता है। जिस मोची से सुल्तानपुर में मिले थे उसके बारे में जो उन्होंने बताया और जिस तरह से वर्णन उन्होंने रखा कि एक तरह से जातिगत जनगणना को कहां ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जो चीजें कही कि भाई 10 अगर इंजन है हमारे गाड़ी में, उस 10 में से एक ही इंजन काम कर रहा है, बाकी 9 इंजन को अपने सिस्टम से बाहर रखा हुआ है। वो अलग अलग भेदभाव के कारण वो देश के निर्माण में वो समावेता नहीं दे पा रहे हैं। तो आप एक इंजन चालू रख के बाकी 9 इंजन को निष्क्रिय करके आप सुपर पावर नहीं बन सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम देखिए, बड़ी बखूबी से राजीव जी उन्होंने बातें रखी, कांग्रेस पीरियड के बारे में भी बात रखी और आज के जमाने के बारे में भी बात रखी कि भाई स्किल, एक व्यक्ति एक मोची स्किल सीखता है, 40 साल में स्किल सीखता है। उन्होंने अपना अनुभव बताया कि हम जब उसकी जूते की सिलाई करने का प्रयास किया तो मैं सिलाई नहीं कर पा रहा था, मैं उस सिलाई करने में हमें 2 साल सीखने में लग जाएंगे हमें। और वैसे व्यक्ति का अनुभव यह है कि उसके इस पूरे स्किल को केवल उसके पिताजी ने ही सम्मान दिया, बाकी किसी ने सम्मान नहीं दिया। तो अगर हम लोग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला और वहां पे जातिगत भेदभाव के कारण समाज के अलग अलग हिस्से में जो स्किल्स परंपरागत तौर पे हैं, उस स्किल को हम सम्मान नहीं देंगे तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो जातिगत जनगणना, फिर उसके बाद उस स्किल को प्रयोग करना, देश को आगे बढ़ा के आगे ले जाना। और जिस तरह से राहुल गांधी ने लाइन सीधे सीधे कह दी कि भले ही हमें नुकसान हो, राजनीतिक तौर पे नुकसान भी है, लेकिन हम इस मांग से पीछे नहीं हटेंगे। और जो उन्होंने उदाहरण दिया, जो आपने दिखाया भी कि भाई दांत में दर्द हो तो कौन विरोध करेगा कि एक्सरे नहीं होनी चाहिए? तो फिर ये टीवी चैनल और तमाम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए? जिस स्तर पे जहां पे वो जातिगत जनगणना के मामले को लेके गए हैं, सामाजिक न्याय के मामले को लेके गए हैं, प्रशांत टंडन जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो 21 अगस्त को भारत बंद हुआ उसमें वो चीजें दिख रही हैं। और अब जो हिंदू मुसलमान करने की तमाम कोशिशें हो रही हैं राजीव जी, वो कोशिशें बिल्कुल विफल हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारे घर के सामने से, आपने देखा है कि गाजियाबाद में जहां जीटी रोड पे मेरा घर है, मेरे सोसाइटी के बगल में मस्जिद भी है राजीव जी, वो भी आपने देखा है। उस मस्जिद के सामने में मस्जिद वालों में आरओ का वाटर लगा हुआ है राजीव जी, उसमें ठंडा पानी गर्म पानी दोनों की सुविधा उपलब्ध है उसमें। और मैंने पहली बार देखा कि पहले कांवड़िया आते थे मस्जिद के सामने में जय श्री राम के नारे लगते थे,
लेकिन इस बार इस सावन में जब कांवड़िए वहां से गुजर रहे थे तो बड़ी श्रद्धा भाव से मस्जिद के ठंडा पानी और मीठा पानी, जो दोनों पानी मिल रहे थे वहां पे, आरओ वाटर, वो कांवड़िए आराम से पी रहे थे उसको। तो आप सोच के देखिए कि ये हिंदू मुस्लिम की खाई जो बहुत ज्यादा बांटी गई थी, राहुल गांधी के प्रयासों के बाद उसमें माहौल काफी जबरदस्त तेजी से बदल गया है। तो बीजेपी के सारे दाव पेच फेल हो रहे हैं। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप अचानक से बुलडोजर लेके जाते हैं, और तो फिर ऐसे स्थिति में हमारे जुडिशरी की क्या जरूरत बची हुई? न्याय और संवैधानिक व्यवस्थाएं कहां है हमारी? आप अभी उदयपुर के प्रकरण में देखिए राजीव जी कि भाई वन विभाग का जमीन, केवल उसी वन विभाग का की तरफ से आरोप लगा कि वन विभाग की तरफ वो जमीन पे वो घर खड़ी थी उस युवक की जो चाकूबाजी में शामिल था, उसके घर को नोटिस देके गिरा दिया गया। बाकी पूरा मोहल्ला के वन विभाग के जमीन पे नहीं था। तो अगर वन विभाग को जमीन खाली करानी थी, केवल एक ही जमीन खाली कराने से वन विभाग को जंगल का विकास हो जाएगा उसमें? तो ये अब पहले जो एक पक्षी ढंग से मोदी जी कुछ भी कहते थे, बीजेपी कुछ भी कहती थी, अब उसके ऊपर काउंटर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं वो। तो ये जो मैं मानता हूं कि जो आज राहुल गांधी ने बोला है, जातिगत जनगणना का मामले को जिस जगह पे वो ले गए हैं और संविधान के मामले को ले गए हैं, वो इसका बहुत काफी दूरदर्शी वाला प्रभाव दिखेगा राजीव जी इसका। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। कर रही है क्या फिर से एक मुद्दा खोजने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से? राजीव जी, जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी है क्या, लगातार ये सवाल, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की बेहद कमी हो गई। यही कारण है कि प्रधानमंत्री चाहे लाल किले के प्राचीर से भाषण दें या कहीं अन्य जगह पे भी भाषण दें, उसमें भी हम लोगों को लगातार रिपीटेशन सुनाई दे रहा है, मुद्दों की बड़ी सख्त कमी नजर आ रही है। अब हम लोग आते हैं 370 के मामले को लेके। ध्यान हो राजीव जी कि 370 के मामले को लोकसभा चुनाव के समय में काफी गंभीरता के साथ राम मंदिर के साथ पैरेलल उठाया जा रहा था। यहां तक कि राजस्थान में तो एक स्थानीय देवता है, गुरु है, उनको भी उन्होंने जो है कि श्रीनगर का, वो राजस्थान के श्रीनगर की बात कर रहे थे प्रधान, वो उनका जन्म जो है कि राजस्थान के श्रीनगर में हुआ था, लेकिन उसको वो श्रीनगर बता दिया था प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में। तो प्रधानमंत्री उसमें भी 370 के मामले को बड़े जोर शोर से उठा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे गया, अगर याद करें, जैसे ही ये खबरें आई कि बीजेपी घाटी में चुनाव नहीं लड़ेगी, वो केवल जम्मू में ही चुनाव लड़ेगी, उसके बाद से जब बीजेपी के ऊपर हमले हुए कि भाई आप तो कह रहे थे विकास की बड़ी तीव्र गंगा बहा दी है वहां पे पिछले 5 वर्षों में, जब से वहां पे एक तरह से 370 हटने के बाद से, तो फिर बीजेपी बैकफुट पे चले गए। बीजेपी ने उसके बाद 370 के मामले को लोकसभा चुनाव में ही हटा दिया। राम मंदिर को तो हटाया ही, लोकसभा चुनाव के बीच में चुनाव में समझ में आया कि ये मामला नहीं चलने वाला है। अब अगर उस मामले को फिर से उठाने का प्रयास कर रहे हैं, तो देखिए जब राम मंदिर का निर्माण हो गया, वो तमाम तरह की चीजें हो गई, वो मामला नहीं चला। 370 के मामले को ये कहते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस राजीव जी अलग पार्टी है, उसका मैनिफेस्टो अलग होगा। कांग्रेस एक अलग पार्टी, उसके मैनिफेस्टो अलग होंगे। फिर दोनों का जो दोनों अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा वो अलग है। और वो प्रशांत जी ने बिल्कुल सही कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है एक वहां राज्य की, पूर्ण राज्य की फिर से स्टेटहुड की फिर से वापसी का मामला। और यही इसी पॉइंट पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक है, इसमें कोई मतभेद की स्थिति नहीं है। अब सवाल तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि अगर वो वहां पे 10 वर्ष बाद चुनाव हो रहे हैं, जब सदन के भीतर भी कहा गया था कि उस राज्य को सही समय आने पे उस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, 2019 में भी कहा गया था इस चीज को, तो फिर वो समय कब आएगा? वो समय का अनंत काल के बाद आएगा, जब आप चुनाव करा ही रहे हैं, परिसीमन हो ही चुका था, पूर्ण राज्य का दर्जा देते और चुनाव करा लेते। तो ये जो स्थिति है 370 को लेके, जो कश्मीर से बाहर मामले को बदलने का, भटकाने का प्रयास है राजीव जी, देखिए इसमें भी बेरोजगारी का मामला, महंगाई का मामला, तमाम दूसरे मामले के जो स्वर है वो काफी तेज हो चुके हैं। ऐसे स्थिति में 370 के माध्यम से फिर से वो अपने पुराने वोटर्स को जोड़ लेंगे। वो स्थिति अब आप पब्लिक डिबेट में कहीं पे भी जाइए, आप वहां पे आपको वो स्वर 370 के प्रति अब उसी रूप में सुनाई नहीं देगा। और उसमें कांग्रेस को घेर पाना, बिल्कुल एक राहुल गांधी ने जिस तरह से सजे हुए तौर पर बयान दिया, श्रीनगर में भी बयान दिया, तमाम कांग्रेस के तमाम जो बयान है, और सवाल तब यही पूछे जा रहे हैं कि भाई आप अगर समझौता कर लेते हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना ले रहे हैं, आपके समझौता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी रहा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, ये दोनों पार्टियां एनडीए की घटक दल रह चुकी हैं। दोनों, किसी के साथ आपने केंद्र में सरकार बनाई, किसी के साथ आपने राज्य में सरकार बनाई, और उस गठबंधन के आधार पर कांग्रेस को घेरना, मैंने पहले इसलिए कहा था कि 370 के मामले पे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को जितना ही घेरने का प्रयास कर रही है,
वो अब खुद खिरती हुई चली जा रही है। सवाल उठ रहे हैं, जो आप सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुद्दों की कमी है, क्योंकि एक ये इन मुद्दों से जितना उन्हें प्राप्त करना था बीजेपी को वो प्राप्त कर चुकी है। ये ऑप्टिमम लेवल पे ये मामले पहुंच चुके हैं राजीव जी, अब उसकी कोई अभी नहीं बची है। राम मंदिर की तरह ये मामला भी अब समाप्त हो चुका है। मामला अब यह है कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन से क्यों डरी हुई है। वो डर है उनका सीधा सीधा दिखा रहा है। हरियाणा को जीत के आसपास खड़े नहीं है। अमलेंदु जी ने जो उदाहरण दिया वो तो दिया ही, वहां के वित्त मंत्री का भी बयान देखिए। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी। वो बोल रहे हैं, वित्त मंत्री का बयान है कि कांग्रेस, हरियाणा के वित्त मंत्री का, कि कांग्रेस की सरकार आएगी लेकिन हम 6 महीने में ऑपरेशन लोटस चला के उस कांग्रेस की सरकार को तोड़ देंगे। बताइए क्या संकेत देना चाह रहे हैं। यानी गाये बगाए सभी लोग, बीजेपी के लोग कहीं कहीं हरियाणा के चुनाव में जा रहे हैं और हार स्वीकार करते हुए चले जा रहे हैं। वो उनको जीत के खुद ही अंदाजा नहीं है, उनके तमाम मंत्रियों को, उनके नेताओं को। तो इसलिए 370 के मामले पे वो जो घेरने के प्रयास हो रहा है वो प्रयास विफल है। दूसरी चीज, जो राहुल गांधी जो संविधान को उठा रहे हैं, देखिए 370 के मामले से संविधान के मामले को उठाना और राहुल गांधी द्वारा संविधान के मामले को उठाना, जिस तरह से 21 अगस्त का भारत बंद, अभूतपूर्व किस्म का भारत बंद हुआ, अलग अलग जगहों पर स्वतः स्फूर्त ढंग से हम लोगों ने देखा, उस दिन स्थितियां बनी और वो भारत बंद के एक विस्तृत मुद्दे उठ गए थे उसमें। वो केवल सुप्रीम कोर्ट के मामले तक नहीं रहा वो मामला, उस मामले में आ गया कि क्या आरक्षण के ऊपर हमले हो रहे हैं, संविधान के ऊपर हमले हो रहा है, लेटरल एंट्री का मामला, जातिगत जनगणना का मामला। वो एक बड़े पैमाने पे वो आंदोलन उस दिन हुआ है। और राहुल गांधी ने जो आज मुद्दा उठाया है, प्रयागराज में जिस मुद्दे को उठाया है कि आप जातिगत जनगणना, जी, वो इतना महत्वपूर्ण मामला है कि आप आईटीआई में क्या ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। उन्होंने कितना अच्छा उदाहरण दिया राजीव जी कि एक मोची को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया गया, मोची ने उल्टे जो ट्रेनर को ही ट्रेनिंग दे डाली। तो ये जो पूरा सिस्टम है कि आप एक ट्रेनिंग देंगे आईटीआई से और लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी। और राहुल गांधी ने जो दूरदृष्टि वाला बात किया कि हम अलग अलग समूहों के कार्य क्षमताओं का प्रयोग करेंगे। अगर विकसित भारत बनाना है तो 90% भारत के कैपेसिटी का प्रयोग करना पड़ेगा, तब आप विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो सकेंगे। और आरक्षण के मामले पे मैं भी ये चीज मानता हूं राजीव जी कि देखिए एससी एसटी के जो पूरे आरक्षण का संपूर्ण मामला है, वहां पे सामाजिक जो उनके साथ जो अन्याय की स्थिति है, सामाजिक और शैक्षिक, ये दोनों हमारा संविधान बड़ी प्रमुखता के साथ कहता है। उस स्थिति से कहीं न कहीं ये पूरा मामला अलग अलग भटकाने के पूरे प्रयास हो रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हो तो तमाम, चाहे दूसरे निर्णय हो। क्योंकि हम लोगों ने खुल के देखा है कि इस व्यवस्था में लोग, चाहे एससी एसटी के लोग कितना ही ऊपर क्यों ना पहुंच जाए, उन्हें वो समानता अभी भी हमारा समाज नहीं दे पा रहा है। वो उस विभेद के शिकार अभी भी हो रहे हैं जो दूसरे समूहों के लोग नहीं हो रहे हैं। हम लोगों ने पिछले दिन भी चर्चा किया था कि अगर अखिलेश यादव पूजा कर रहे हैं जो कि एससी एसटी समूह के नहीं है, पिछड़े वर्ग के, तब अगर मंदिर की गंगा जल से धुलाई की जा रही है तो फिर उस समूह की स्थिति क्या है वो हम लोग लगातार देखते हैं। कभी भी घोड़े पर चढ़ने की आजादी नहीं है, तमाम विषमताओं से वो जूझ रहे हैं। वैसे स्थिति में राहुल गांधी जिन मामलों को उठा रहे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट एक अलग डायरेक्शन में है, राहुल गांधी एक अलग डायरेक्शन में है। और वो डायरेक्शन कहीं कहीं दूरदृष्टि वाला जो पूरा डायरेक्शन है वो राहुल गांधी का डायरेक्शन दिख रहा है राजीव जी। जी, राहुल गांधी का अलग डायरेक्शन, लेकिन राहुल गांधी के नाम